आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। म्यांमार एयर स्ट्राइक्स, हम सबको पता है कि म्यांमार में एयर स्ट्राइक्स तेज हो गई हैं। हो जाए तेज, जल्दी से युद्ध खत्म हो, जल्दी से इलेक्शंस हो, लेकिन भारत पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। भाई म्यांमार के लोगों की हालात बहुत ज़्यादा, म्यांमार के लोगों की हालत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा भयानक हिंसा हो रही है। लेकिन अभी म्यांमार जो है, वहाँ के जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट इन एग्जाइल, वो पलटवार कर रही है। जो सीएनए है वो पलटवार कर रही है। एक्चुअली क्या है ना कि म्यांमार, एक लेक्चर मैंने लिया था, अभी लाखों लाखों व्यूज उस पर, आप देखिएगा कि किस तरीके से म्यांमार में एयर स्ट्राइक्स हो रही है और भारत के बॉर्डर पे क्या असर पड़ रहा है। म्यांमार एक तरफ है जुंटा, ठीक है, म्यांमार की जो मिलिट्री है इसने 2021 में तख्ता पलट किया था, और दूसरी तरफ है रेबेल फोर्सेस। अब इनकी एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है भाई, क्योंकि देखो जो आंग सान सू की है वो तो जेल में है, तो जितने भी लोग हैं उन्होंने एक सरकार बनाई है जो कि एग्जाइल में है। अभी जब इलेक्शन होंगे या अगर मान लो कि मिलिट्री गई तो यही लोग आएंगे सत्ता में। तो अब जितने भी रिबेल ग्रुप्स हैं उन सबने हाथ मिला लिए कि अब हम मिलिट्री के खिलाफ लड़ेंगे। तो उसमें से एक चिन नेशनल आर्मी भी है, सीएनए, ये भी लड़ रही है। अब इन्हीं के खिलाफ एयर स्ट्राइक्स की है कैंप विक्टोरिया में। अब बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है क्योंकि ये मिजोरम के एक गांव में भी एक बॉम्ब जो है वो आके गिरा है। तो हम बात करेंगे, लेकिन बात करेंगे सबसे पहले तो संडे को जो सेशन होने वाला है। दोस्तों रिमाइंडर सेट कर लो, क्योंकि संडे को हम आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व करेंगे यूपीएससी रिलेटेड। हम एलेक्स सर के साथ एक शानदार सेशन लेने वाले हैं, इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड जजमेंट, बहुत मजा आने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो एयर स्ट्राइक्स नियर इंडियन बॉर्डर एज म्यांमार जुंटा बॉम्ब्स रिबेल्स, डेंजरस है। आपको बता दूं कि 5 जेट्स आए मंगलवार को और समझ लीजिए कि बॉम्बिंग शुरू कर दी, और जो चिन नेशनल फ्रंट है उनके 5 फाइटर्स को भी मारा है, उनके हेडक्वार्टर्स में बॉम्बिंग की है, ठीक है। और एक जो है वो चंफाई डिस्ट्रिक्ट जो कि मिजोरम में आता है वहां पे गिरा है, क्योंकि बॉर्डर शेयर करता है। वैसे आपको बता दूं कि जो जनरल औंग हिलियांग है उन्होंने इलेक्शन की अनाउंसमेंट की है कि चलो भैया म्यांमार में इलेक्शन होंगे, कब होंगे नहीं पता, लेकिन ये तो बोले ये कि हाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है अब हम म्यांमार में कराएंगे। देखेंगे वो होते भी हैं कि खाली ऐसे ही बात है। लेकिन इस समय देखिए म्यांमार मिलिट्री की भी हालात खराब है, बाहर से भी सपोर्ट मिल रहा है। इंडिया के लिए ये चीज अच्छी नहीं है। इंडिया के लिए आंग सान सू की अच्छी थी, डेमोक्रेसी अच्छी थी, ये मिलिट्री वाला इंडिया के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। ये प्रो चाइना है, आपको पता है ना, औंग हिलियांग प्रो चाइना है, तो सही नहीं है। तो म्यांमार की जो मिलिट्री बॉम्बिंग है की रिबेल कैंप जो मिजोरम में, उसकी वजह से लोगों में पैनिक है भाई, भागे। देखिए भारत के लिए एक बहुत बड़ा डर ये है, हम सबको पता है कि कितने सारे रिफ्यूजीज म्यांमार से भाग के भारत आए हैं और भारत ने मिजोरम में शरण भी दी है। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी रोहिंग्याज जैसी, कि अगर बहुत सारे रिफ्यूजीज आने लगे, 1971 वाली म्यांमार का युद्ध भारत के घर पे भी आ सकता है। और इस पे मैंने लेक्चर लिया है, आप देखिएगा जरूर, ठीक है ना। तो जो स्टेट का चंफाई डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, यहां पे ही ये प्रॉब्लम हुई है। हालांकि अभी आर्मी ने कोई कमेंट नहीं किया, कोई रिएक्शन नहीं दिया, और आर्मी ने बोला कि वो नदी जो वहां पे नदी जाती है वहीं पे ही लैंड किया है। लेकिन हम सिचुएशन पे बहुत पैनी नजर बनाए हुए हैं, ठीक है। तो जो एक शेल है वो इंडियन साइड पे गिरा और कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन जो ट्रक था बिल्कुल बॉर्डर, उसको पूरी तरीके से डैमेज, मतलब वो डैमेज जो है उस शेल की वजह से हुआ है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता भाई, सितवे एयरपोर्ट हम बना रहे थे, कलादान प्रोजेक्ट, तो ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स हम म्यांमार के साथ कर रहे थे भाई। जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी वो भी म्यांमार की मिलिट्री की वजह से हुई थी। लेकिन अभी 2021 में, फरवरी 2021 में जब तख्ता पलट हुआ तो सब कुछ बदल गया एक तरीके से, ठीक है ना। ये आपको चंफाई मिजोरम मिलेगा और ये त्याऊ रिवर मिलेगा, यहीं पे ही एक शेल गिरा है और यहीं पे बगल में ट्रक खड़ी थी उसके ऊपर शेल गिरा। अच्छा हुआ कैजुअलिटी नहीं हुई, क्योंकि अगर कैजुअलिटी हो जाती तो फिर म्यांमार को लेने के देने पड़ते। लेकिन देखिए क्या एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या भारत कूदेगा। देखिए भारत युद्ध में तो नहीं कूदेगा, लेकिन इनडायरेक्ट सपोर्ट तो पर्दे के पीछे भारत दे ही रहा होगा मेरे ख्याल में। और अगर नहीं भी दे रहा होगा तो भारत को डिसीजन तो लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहां पे ना हमारे लिए प्रॉब्लम यह है कि म्यांमार एक बॉर्डर स्टेट है, ठीक है, और म्यांमार से हमारे रिश्ते भी बहुत अच्छे रहे हैं भाई। आंग सान सू की तो यही दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही पढ़ी। तो अब अगर आप इस तरीके से देखो, रेफ्यूजीज आते जा रहे हैं, तो भारत कब तक चुप रहेगा। भारत की आर्मी और भारत को कुछ ना कुछ डिसीजन लेना ही पड़ेगा और बहुत जल्द लेना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि इंडियन आर्मी कुछ स्टेप्स लेगी। देखिए इंडियन आर्मी बहुत ही ताकतवर आर्मी है, दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी है इंडियन आर्मी, वो कुछ भी पॉसिबल कर सकती है। बट अभी तो फिलहाल ज्यादा दूसरों के फट्टों में हाथ जो अड़ाना है वो सही नहीं है, वो हमने श्रीलंका में देख ही लिया, ठीक है। तो जो एयर स्ट्राइक्स है, ठीक है,
It underlined instability that nearly 2-year cold queue has caused in the region. Similar aerial bombings in the other parts of the Myanmar has caused tension with the Bangladesh and Thailand. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के साथ ही ये प्रॉब्लम है। अब जो इस तरीके की बॉम्बिंग्स हो रही है, क्योंकि भारत बांग्लादेश भाई ये सब अगल ही बगल तो है, थाईलैंड से भी बॉर्डर शेयर करता है, तो वहां पे भी प्रॉब्लम, कहीं पे भी बॉम्ब गिरा रहे हैं, बॉर्डर पे ही गिरा रहे हैं। बॉर्डर पे ये लोग क्यों रहते हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूं, क्योंकि भाई ये भाग जाते हैं बॉर्डर क्रॉस करके। जैसे इन्होंने म्यांमार मिलिट्री पे हमला किया, फिर बॉर्डर क्रॉस करके भाग गए, ठीक है। अब बॉर्डर क्रॉस करके भागे तो फिर मारते रहो, क्योंकि फिर तो दूसरे देश पे हमला हो जाएगा, है ना। तो बॉर्डर पे ही ये लोग अपना बेस जो है, हेडक्वार्टर जो है बना के रहते हैं। तो अब म्यांमार मिलिट्री ने यही कैंप विक्टोरिया, जो कि चिन स्टेट है, और यही चिन नेशनल फ्रंट, चिन स्टेट में चिन नेशनल फ्रंट के ऊपर यह कार्रवाई जो है वो की गई है। अब जो चिन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बोला कि भाई देखो 5 कैडर्स जो हैं वो हमारे मारे गए हैं, जिसमें से 2 तो औरतें हैं, दे वर किल्ड इन दी स्ट्राइक, और ऐसी वेंसडे को भयानक रेड्स हुई हैं। अब बात सिर्फ और सिर्फ यही है कि भारत के ऊपर भी दिक्कत है। ये आप देख सकते हो, ये सब कैंप्स हैं, ठीक है, और इन्हीं कैंप, ये कैंप विक्टोरिया है और यहां पे ही हमला हुआ है। ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। आपको पता है ना, म्यांमार जो है, म्यांमार की आर्मी जो है बहुत ब्रूटल है, ये किसी को भी नहीं छोड़ने वाले। लेकिन अभी जो सरकारें हैं यहां पे, वो साथ में काम कर रही है। अब ये जो हेडक्वार्टर है, कैंप विक्टोरिया, दी हेडक्वार्टर ऑफ चिन नेशनल आर्मी, ठीक है, और चिन नेशनल आर्मी वही ये मिलिट्री के खिलाफ लड़ रही है। चिन नेशनल आर्मी हो गया, एनडीएफ हो गया, ये सब मिलिट्री के खिलाफ लड़ रहे हैं। जितने भी रिबेल ग्रुप्स हैं उन सब ने हाथ मिला लिया है। तो इसीलिए यहां पे मिलिट्री के हालात बहुत खराब है। ऐसा नहीं है कि मिलिट्री को भी बहुत अच्छा खासा नुकसान जो है वो झेलना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब 1 फरवरी 2021 को मिलिट्री को हुआ था। आंग सान सू की को अजीब वो गरीब भैया, कभी कोविड की वजह से, कभी मुर्गी चुराने की वजह, पता नहीं कौन कौन से उनके ऊपर इल्जाम डाल के उनको जेल में बंद कर दिया है। उनको पता है जिस दिन वो सड़क पे निकली उस दिन क्रांति होगी, फिर से क्रांति होगी। तो जो प्रो डेमोक्रेसी मिलिशियाज है कि हम डेमोक्रेसी को वापस रिस्टोर करेंगे, भले ही तुमने तख्ता पलट कर दिया, उन सब ने हाथ मिला लिए हैं, ठीक है ना। तो अभी जो मिजोरम के फारकॉन विलेज है भाई, जब उन्होंने देखा अरे बाप रे बम गिर रहे हैं, सबके सब अंदर भाग गए कि निकलो यहां से वरना हमारी हालत खराब हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज हुई है। और फिर जब इन्फॉर्म किया इंडिया को, तब अगेन प्रॉब्लम हुई। उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे आप हमारे साइड पे बॉम्ब गिरा सकते हो, अपने साइड पे रखो बॉम्ब, ठीक है। तो अभी तो कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन स्टिल हम ये देख रहे हैं कि भारत जो है वो नजर बनाए हुए हैं। लेकिन हमने बताया ना कि इंडिया को एक ना एक डिसीजन अब लेना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि म्यांमार का जो युद्ध है ना, ये काफी हद तक भारत को प्रभावित कर रहा है, इकोनॉमिक लेवल पे, सोशल लेवल पे। अब ये देखिए, अब भाई देखो, चलो अभी तो कोई कैजुअलिटी नहीं होगा, कैजुअलिटी हो जाती फिर, या अगर थोड़ा सा और ये अंदर चला जाता बॉम्ब, फिर क्या होता, तो फिर बहुत बड़ी म्यांमार के लिए प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो वही है, सीएनए जो है, दिस इज द आर्म्ड विंग ऑफ चिन नेशनल फ्रंट, इनका ये आर्म्ड विंग है और ये बहुत ज्यादा एक्टिव है और मिलिट्री जुंटा के साथ ये सब के सब लड़ रहे हैं। और ये सब मैं बता चुका हूं, तो दोबारा अब इसको रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो अभी जो आईसीएनसीसी है, इंटरिम चिन नेशनल कंसल्टेटिव काउंसिल, जो कि पॉलिटिकल बॉडी है, ये जितनी भी, देखिए भाई, ये एक सरकार, गवर्नमेंट इन एग्जाइल है। इसमें सबसे बड़ी एनयूजी है और एनयूजी का अम्ब्रेला है, उसके अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स आते हैं। अब उसके बाद इनका एक आर्म्ड ग्रुप होता है, इन सबका एक आर्म्ड ग्रुप जो कि मिलिट्री एक्टिविटीज करता है, वो भी चुप्पे चापी करता है ना, बोल बोल के करेगा नहीं, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि ये जो कैंप विक्टोरिया पे आपने हम पे एयर स्ट्राइक की है ना, ये बहुत गलत है और ये इनह्यूमन एक्ट है। और इस तरीके का जो आप एक्ट कर रहे हो ना, इस तरीके की जो हरकतें कर रहे हो, वो हमारे इरादों को और ज्यादा बुलंद करेगा। ये टाइमलाइन है दोस्तों, हम सबको पता है म्यांमार में क्या हुआ भाई। 1964 एक तरीके से म्यांमार, पहले बर्मा बोला जाता था भैया, ब्रिटिशर से आजाद हुआ। फिर 1964 के दौरान हम देखते हैं मिलिट्री ने तख्ता पलट किया भाई। आंग सान सू की के जो पिताजी थे, भागी आंग सान सू की, उनको जेल में डाला, ठीक है, उनको मारा गया। और उसके बाद फिर 1988 अपराइजिंग हुई, ठीक है। 8 सितंबर 1988 को ये जो अपराइजिंग हुई, जब आंग सान सू की वापस आई, भारत से पढ़ के वापस आई म्यांमार में, और बहुत लंबा जो मिलिट्री का रूल था वो खत्म किया, लोग सड़कों पे आ गए। लेकिन उसके बाद सबको जेल में डाला, सबको जेल में डाला। और आंग सान सू की को 20 साल के लिए 1988 से लेकर 2008 तक इनको घर में ही नजरबंद कर दिया। फिर जब प्रेशर बना, प्रेशर बहुत ज्यादा बना, तब उसके बाद आंग सान सू की को रिलीज किया गया। आपको बता दूं कि आंग सान सू की हालत ये थी कि इनके पति को कैंसर था, है ना। उनके पति की मौत हो गई 2003 की 2004 में, वो मिलने तक नहीं जा पाई। इनके बच्चे बड़े हो गए, समझिए बच्चे बड़े हो गए, बच्चों से भी मिलने नहीं जा पाई। इतनी बुरी हालत इनको घर में इतने समय तक। डेमोक्रेसी के लिए देखिए कितनी बड़ी स्ट्रगल, कितना लड़ाई की है इन्होंने, कितना कुछ झेला है।
फिर जब इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ा, इनको नोबेल पीस प्राइज इसी में मिला 2007 में, जब इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ा तब जाके म्यांमार झुका और फाइनली डेमोक्रेसी यहां पे रिस्टोर हुई तो 2008 में। लेकिन पता है क्या, मिलिट्री ने एक बहुत बड़ा खेल कर दिया। मिलिट्री ने क्या किया, वैसे तो यही प्रेसिडेंट बनती, लेकिन मिलिट्री ने बोला कि वो लीडर बन ही नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने संविधान में फेरबदल कर दिया। अगर आपकी शादी किसी बाहरी इंसान से हुई है तो आप कभी भी कंट्री के लीडर बन ही नहीं सकते। अब इनकी शादी किससे हुई थी, बाहरी आदमी से, ब्रिटिशर से, ब्रिटिश नागरिक से ये हुआ, लेकिन फिर भी ठीक है, लीडर तो यही थी, भले ही प्रेसिडेंट कोई और था। तो 2008 से लेकर 2021 तक, 2021 तक 13 साल तक इनकी सरकार चली, लेकिन वही 2021 में फिर से इन्होंने टेक ओवर कर लिया, मिलिट्री ने फिर से टेक ओवर कर लिया, फिर से तख्ता पलट हो गया। अब जब फिर से तख्ता पलट हुआ तो अगेन बहुत ज्यादा टेंशन हो गई, भाई आंग सान सू की को फिर से जेल में डाल दिया। इससे पहले ही दोस्तों चीजें पता लग गई थी, जब रोहिंग्यास को मारा जा रहा था, रखाइन स्टेट में रोहिंग्यास को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा था और आंग सान सू की जो बिल्कुल शांत बैठी हुई थी, तभी पता चल गया था कि ये, क्योंकि आपने डेमोक्रेसी के लिए, लोगों के लिए इतना बड़ा स्ट्रगल किया है और आज आप मिलिट्री के प्रेशर में चुप हो गई हो, तभी पता चल गया था कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी है। ठीक है, तो ये चीज है। और हम सबको पता है कि म्यांमार अब सिविलियंस को मार रहा है, हड़बड़ा रहा है, वो भी फ्रस्ट्रेटेड है। देखेंगे दोस्तों आगे क्या होगा, जो भी होगा हम आपको बताएंगे। और संडे को जरूर जुड़िए, क्योंकि बहुत ही शानदार सेशन, लाइव सेशन होने वाला है। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।